हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 66वीं से 39वीं तक मेंस हिस्ट्री क्वेश्चन विथ आंसर कराने जा रहे हैं, जो कि हमारा 2 टॉपिक हो चुका है। भारत के आधुनिक इतिहास में भारतीय संस्कृति में कला एवं संस्कृति टॉपिक हो चुका है और जनजातीय विद्रोह का क्वेश्चन हो चुका है 66वीं से जो लेकर आपका 39वीं तक का जो पूछा गया। अब हम चलते हैं स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु, उस पर डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे क्लास 1 का जो टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु, उससे रिलेटेड 66वीं से लेकर 39वीं तक जो जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका एक तो स्टार्टिंग में हम प्ले लिस्ट है, उसमें हम सिलेबस का डिस्कस भी पूरा कर चुके हैं 69वीं से लेकर 39वीं तक। आप उसका भी वीडियो देख लीजिए। और ये देख सकते हैं कि यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु में कितने क्वेश्चन किस टाइप का पूछा हुआ है 66वीं से लेकर 39वीं तक, तो ये आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टॉपिक। तो चलिए देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। ये 69वीं में भी पूछा गया है क्वेश्चन, जो कि 69वीं के वीडियो में भी आपको बताया गया है। तो आप इसको देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके हर बीपीएससी के मेंस का 70 में तो आएगा ही, 71 के लिए भी है, 72 के लिए भी है। तो आप देखिए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। की टू आंसर, ये की टू आंसर में नील की खेती की 3 कतिया प्रथा और किसानों की खराब माली हालत को उद्घाटित करें। किसानों की दुर्दशा से आहत गांधी जी का चंपारण दौरा, उनके सत्याग्रह के साथ अपार जन भागीदारी की चर्चा करें। इस प्रथम सत्याग्रह की सफलता से गांधी जी के एक सर्वमान्य राष्ट्रीय राजनेता की बनी पहचान का उद्घाटन करें। इस सत्याग्रह की सफलता से भावी आंदोलनों को मिली संजीवनी का उल्लेख करें। ये की टू आंसर है कि कैसे कैसे ये की टू आंसर याद करने से आपको ये फायदा होगा कि हम कैसे अपने शब्दों में इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए हम उत्तर देखते हैं। और ये इसका जो उत्तर आंसर है, इसमें काफ़ी सारा टॉपिक है जो आपका पीटी से रिलेटेड है। ये पीटी से रिलेटेड आपका 69वीं में 68वीं में सब जगह पूछा गया, तो वो भी हम अंडरलाइन करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ऐतिहासिक अर्थों में चंपारण सत्याग्रह एक निर्णायक घटना या मोड़ था, क्योंकि यह पिछली घटनाओं से कुछ नया करने का एक शुरुआत को चिन्हित करता है। यह एक निर्णायक घटना थी जो बाद के ऐतिहासिक आंदोलनों का मार्गदर्शक बना। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में नील इंडिगो के बागान व्यापारियों के खिलाफ हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने गरीब किसानों को उनके खेतों के 3/20वें हिस्से 3 कतिया सिस्टम में न्यूनतम कीमत पर नील उगाने के लिए प्रताड़ित किया था। 1917 आते आते अंग्रेजी सरकार का विरोध देश में चरम पर था। बावजूद इसके संचालन में सही दिशा, समेकित प्रयास, संगठित नेतृत्व के अभाव के कारण कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन अपने उद्देश्यों में कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा था। 1893-1914 तक अफ्रीका में भारतीयों और अफ्रीकियों के अधिकारों के लिए नस्लवेदी अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए आंदोलनों और कई सफल सत्याग्रहों के बाद 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे थे, भारतीयों में एक नए प्रकार की उमंग और उम्मीद जगी। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के सालाना अधिवेशन में गांधी जी जब शरीक होने पहुंचे, तो वहां उनकी मुलाकात चंपारण के नील किसान और कॉलेज में अध्यापक राजकुमार शुक्ल से हुई। उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने की दुर्दशा से अवगत कराया और एक बार चंपारण आने का निमंत्रण दिया। इसके बाद राजकुमार शुक्ल और चंपारण के पीर मोहम्मद अंसारी, वे एक साप्ताहिक पत्रिका प्रताप भी निकालते थे। कौन? मोहम्मद अंसारी ने गांधी जी को कई बार नीले किसानों की दुर्दशा पर पत्र लिखकर चंपारण की स्थिति के बारे में अवगत कराई, लेकिन लोगों की वेदना, सुख और
दुखों और अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों का एहसास सही मायने में गांधी जी को पहली बार चंपारण आकर ही हुआ। वहाँ के लोगों की शक्लों और जिस्मों से झांकता हुआ कंकाल चीख चीख कर अंग्रेजों के जुल्मों की कहानी कह रहा था। किसानों की हालत दयनीय थी। 2 वक्त की रोटी को लाचार किसानों के पास न पहनने को सही से कपड़े होते थे, न पेट भर खाना, और उस पर भी उन्हें मजबूर होकर नील की खेती करनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, ऊपर से 3 कथिया लगान ब्याज से किसानों ने की कमर तो रखी थी। चंपारण में उस समय नील के करीब 70 कारखाने थे। लगभग पूरा जिला इन कारखानों के चंगुल में जकड़ा था। इसमें भारी मुनाफा देख खेतों को यूरोपीय मालिक अब हर तरह से स्थानीय सामंती वर्ग से करीब छीन चुके थे। चंपारण में जमीन का लगान तो सही सभी को ही देना होता था, लेकिन इसमें भी ऊंची और नीची जाति के लिए भी भेदभाव था। जमीन का लगान मालिक की जाति के हिसाब से तय होता था। ऊंची जाति वालों को छोटी जाति वालों की तुलना में कम लगान देना पड़ता था। इस समय समाज में कुरीति और अंधविश्वास भी अपने चरम पर थे। अंधविश्वासी लोग अपनी समस्याओं को ईश्वरीय देन मानते थे। राजकुमार शुक्ल कई अनुरोधों के बाद अंततः गांधी जी माने और 10 अप्रैल 1917 को दोनों कलकत्ता से पटना पहुंचे। पटना के बाद अगले दिन वे दोनों मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां पर अगले सुबह उनका स्वागत मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने JB कृपलानी और उनके छात्रों ने किया। शुक्ल जी ने यहाँ गांधी जी को छोड़कर चंपारण का रुख किया ताकि उनके यहाँ जाने से पहले सारी तैयारियां पूरी की जा सके। मुजफ्फरपुर में ही गांधी जी से राजेंद्र प्रसाद की पहली मुलाकात हुई। यहीं पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की। इसके बाद कमिश्नर की अनुमति न मिलने पर भी महात्मा गांधी ने 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर अपना पहला कदम रखा। यहाँ उन्हें राजकुमार शुक्ल जैसे कई किसानों का भरपूर सहयोग मिला। पीड़ित किसानों के बयानों को कलमबद्ध किया गया। इसकी वहाँ के अखबारों में भरपूर चर्चा हुई, जिससे आंदोलन को जनता का खूब साथ मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। इस तरह यहाँ पिछले 135 सालों से चली आ रही नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई। साथ ही नीले किसानों के शोषण और अत्याचार पर अंकुश लगना लगा। स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की पिछली रणनीति से अलग एक नवीन अहिंसक हथियार था, जो भावी राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक नजीर साबित हुआ। चलिए, ये पहला, चंपारण की घटना ने महात्मा गांधी को सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया और वे जनमानस के महात्मा बन गए। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन का मार्गदर्शन किया, बल्कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के भी प्रतीक बन गए। चंपारण सत्याग्रह भारतीय धरती पर गांधी जी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था। दूसरा, भारत में गांधी जी के सक्रिय सार्वजनिक जीवन की शुरुआत चंपारण से ही हुई है, जिसमें पहली बार भारत की धरती पर सत्याग्रह और अहिंसा के हथियार दागे गए। अहिंसा की शक्ति और आत्मबल की दृढ़ता का परीक्षण करने का यह पहला सत्याग्रह था। इसकी सफलता न भावी आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आदि कई राष्ट्रीय सत्याग्रहों के अलावा कई किसान आंदोलनों के लिए लोगों में प्रेरणा भरने का काम किया। तीसरा, इसने देश भर में किसानों की समस्या को फिर से संगठित किया। चंपारण के कारण कांग्रेस के एजेंडे में आगे के अधिवेशनों जैसे फैजपुर सत्र आदि में किसान मुद्दे भी शामिल किए गए। चौथा, इसने राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच बेचारी खाई को खत्म कर नागरिक असहमति का एक नया तरीका शुरू कर उनमें आत्मबल की दृढ़ता का परीक्षण किया और कांग्रेस को एक मध्य वर्गीय राजनीतिक दल से एक जन संगठन में बदल दिया। पांचवा,
चंपारण सत्याग्रह ने ग्रामीण लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यों को जोड़ा जो पहले कभी नहीं अपनाया गया था। गांधी जी के आग्रह पर भीतर हावड़वा आश्रम जैसे कई स्थानों पर कई स्कूल बरहड़वा और मधुबनी में खोले गए। छठा, चंपारण सत्याग्रह ने एक व्यक्ति से कई नेतृत्व की एक सच दूसरी पंक्ति भी खड़ा किया, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन सिन्हा, जेबी कृपलानी, जिन्होंने भविष्य में न केवल गांधी जी की सहायता की बल्कि बाद में आंदोलन में नेतृत्व भी प्रदान किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चंपारण आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ था, जहां से भारतीय किसानों के लिए आशा की किरणें दिखाई देने लगी। इसने किसानों की समस्या को एक निश्चित सीमा तक हल भी किया। फिर भी चंपारण सत्याग्रह के 100 साल से अधिक होने और आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ मनाने के बाद भी आज भारत के किसानों की माली हालत में कोई आशाजनक सुधार नहीं हुआ है। इसलिए आज भी एक सच्चे गांधी की जरूरत है जो संपूर्ण भारत के गरीब और लाचार किसानों की मौजूदा समस्याओं को वैज्ञानिक और मानवीय तरीकों से हल करने के लिए नीति और नियत में सक्षम हो। बहरहाल चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रारंभ होने वाली गांधी युग का प्रथम अध्याय और देश के भावी आंदोलनों का शक्तिपुंज के रूप में हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। की टू आंसर को आप देखिए। ये क्वेश्चन लगभग 1500 से 2000 शब्दों में है और ये 38 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। की टू आंसर देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। उत्तर, धर्मनिरपेक्षता का आशय सभी धर्मों की समानता और एक एवं धार्मिक सहिष्णुता है। राज्य के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि भारत में कोई भी औपचारिक सरकारी धर्म नहीं है। सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं ले सकती और न ही किसी धर्म के विरुद्ध भेदभाव कर सकती है। व्यक्ति के संदर्भ में इसका अर्थ सर्वधर्म समभाव है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की संवैधानिक अधिकार है। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आधुनिक भारत के शिल्पकार कहे जाने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने केवल राष्ट्रवादी और युग दृष्टा थे, बल्कि जनवादी सोच वाले एक नेता भी थे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ समतामूलक विकास की नींव रखी थी। धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की हिफाजत करे, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी न करे और शासक किसी
धर्म को राज्य धर्म के तौर पर स्वीकार न करें। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सूत्रधार थे। नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था, लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी धर्म के प्रति विद्वेष भी नहीं था। साथ ही वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। उनके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। नेहरू की धर्मनिरपेक्षता को समझने से पहले हमें उनके निजी विचारों को समझना आवश्यक होगा। 1933 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को एक पत्र में लिखा था, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई है, धर्म के प्रति मेरी नज़दीकी कम होती गई है। इसके कुछ साल बाद 1936 में नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, संगठित धर्म के प्रति हमेशा मैंने दहशत की ही महसूस की है। मेरे लिए हमेशा इसका मतलब अंधविश्वास, पुरातन पंथ, रूढ़िवादिता और शोषण से रहा, जहां तर्क और औचित्य के लिए कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में धर्म के प्रति नेहरू की सोच की पहली अग्नि परीक्षा देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद 1951 में हुई, जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की इच्छा के खिलाफ गुजरात में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार समारोह में शामिल होकर शिव मूर्ति के उद्घाटन करने का फैसला किया। दूसरी तरफ हिंदू कोड बिल को लेकर राजेंद्र प्रसाद के रवैये से नेहरू पर बहुत परेशान थे। अपने दोस्त NG अयंगर को उन्होंने 22 सितंबर 1951 के दिन चिट्ठी लिखी, मुझे बहुत अफसोस है कि राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद से ज़्यादा अपने ज्योतिषियों पर विश्वास करते, लेकिन मैं इन ज्योतिषियों के सामने समर्पण नहीं करूंगा। धर्म के प्रति नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के परस्पर विरोधी विचारों की झलक तब अक्सर देखने को मिलती थी। इसी कड़ी में राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने 1952 में काशी जाकर जब कुछ पंडितों के पांव धोए तो इस प्रकरण को लेकर नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को उनके इस कृत्य पर नाराजगी भरा पत्र लिखकर अपना विरोध जताते हुए सलाह दिया कि देश के राष्ट्रपति को ऐसे कृत्यों से दूर ही रहना चाहिए। मुझे डर है कि यह एक नजीर न बन जाए। सांप्रदायिकता पर नेहरू जी के विचार। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सांप्रदायिकता तब जन्म लेती है जब एक धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति अत्यधिक प्रेम तथा दूसरे धर्म के विरुद्ध घृणा करने लगते हैं। इस धर्म की भावना धार्मिक कट्टरता और धर्मांधता के लिए खतरा साबित होती है। नेहरू को सांप्रदायिक राजनीति से बहुत चिढ़ थी, इसलिए शुरुआती दौर से ही नेहरू देश में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रचार प्रसार पर विशेष बल देने लगे, ताकि बुद्धिवादी लोग धर्मनिरपेक्ष शक्तियां मजबूती पर प्राप्त कर सके। लेकिन 1949 में नेहरू के सामने सांप्रदायिक राजनीतिक ने सिर उठाना शुरू कर दिया। अयोध्या में प्रशासन की मिली भगत से राम मूर्ति रखने के बाद उत्पन्न हालत को देखते हुए नेहरू ने पत्रकार एवं सामाजिक चिंतक KG मसरूवाला को पत्र में लिखा था, मैं देखता हूं कि जो लोग सभी कभी कांग्रेस के स्तंभ हुआ करते थे, आज सांप्रदायिकता ने उनके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। यह एक किस्म का लकवा है जिसमें मरीज को पता तक नहीं चलता कि वो लकवा ग्रस्त है। मस्जिद और मंदिर के मामले में जो कुछ भी अयोध्या में हुआ वो बहुत बुरा है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि यह सब चीज़ें हुई और हमारे अपने लोगों की मंजूरी से ही हुई और वे लगातार यह काम कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू 17 अप्रैल 1950 सांप्रदायिकता को लेकर नेहरू एक अन्य पत्र में लिखते हैं, मैं इस बारे में बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि अगर हमने अपनी तरफ से उचित व्यवहार किया होता तो पाकिस्तान से निपटना आसान हो गया होता। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है तो आज बहुत से कांग्रेसी भी सांप्रदायिक हो गए हैं। इसकी प्रतिक्रिया भारत में मुसलमानों के प्रति उनके व्यवहार में दिखती है।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि देश में बेहतर वातावरण बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कोरी सद्भावना की बातें लोगों में खींच पैदा करती है, खासकर तब जब से वे उत्तेजित हों। बापू वह यह काम आसान से कर सकते थे, लेकिन हम लोग इस तरह के काम करने के लिए बहुत छोटे हैं। मुझे डर है कि मौजूदा माहौल में बापू के शांति मार्च के नक्शे कदम पर भी चलने की कोई संभावना नहीं है। यह स्मरणीय है कि जिस समय अयोध्या में राम की मूर्तियां रखी गई, उस समय भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर भारी तनाव में थे। भारत करीब 1.5 साल की लड़ाई में के बाद कश्मीर से पाकिस्तानी कबीलियों को खदेड़ चुका था, लेकिन इसी बीच शेख अब्दुल्ला आज़ाद कश्मीर की बात करने लगे थे। नेहरू इस बात का पूरा जोर लगा रहे थे कि किसी तरह कश्मीर के बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय को हार्दिक रूप से भारत से जोड़े रखा जाए, ताकि किसी भी सूरत से में कश्मीर भारत में बना रहे। निष्कर्षतः नेहरू के निजी विचारों, सार्वजनिक भाषणों, रेडियो प्रसारणों, संसदीय वक्तव्यों, निजी पत्रों तथा तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को प्रेषित शासनादेशों के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि नेहरू अपने स्वभाव, आचरण और अभिधारणाओं के अनुसार रूढ़िवाद, सांप्रदायवाद अथवा कट्टरवाद के विरोधी थे। वे धार्मिक कट्टरता अथवा सांप्रदायिकता को किसी भी बाह्य आक्रमण से अधिक खतरनाक मानते थे। उनका मानना था कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता की एक सनातन संस्कृति रही है, इसलिए भारत जैसे एक बहुधर्मी देश में धर्मनिरपेक्षता के अभाव में वास्तविक राष्ट्रवाद का निर्माण करना दुष्कर है। यही कारण था कि नेहरू पार्टी के अंदर और बाहर की सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे, और शायद इसलिए देश को सांप्रदायिकता के दलदल से बचा लाने में कामयाब रहे। टू रिमेंबर, धर्म एवं संप्रदाय के प्रति नेहरू के चुनिंदा विचारों को स्मरण में रखें। नेहरू जी से रिलेटेड अगर लिखना रहे तो ये रिमेंबर रखना होगा, जिससे कि अपने शब्दों में भी हम उत्तर को आसानी से लिख सकें। कुछ पॉइंट टू पॉइंट इसमें से याद करके अपने तरीके से लिखने का प्रयास करें। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाए रखने हेतु नेहरू द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों को ध्यान में रखें। देश में सांप्रदायिकता की भावना को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री तत्काल में उठाए गए कदमों को स्मरण में रखें। ये याद रखिएगा टॉपिक। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित पर में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी। ये भी 66वीं पूछा गया है। ये दोनों को ऊपर से दोनों क्वेश्चन 66वीं में था, ये भी 66वीं में। क्वेश्चन तीसरा का क्या है? सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यदि मैं बिल्कुल अकेला भी हूं तो भी मैं सत्य और अहिंसा पर दृढ़ रहूंगा, क्योंकि यही मेरा सबसे आला दर्जे का साहस है, जिसके सामने एटम बम भी निष्क्रिय हो जाता है। ये किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने कहा। एक आंदोलन के दौरान गांधी जी ने लॉर्ड हंटन के सामने सत्याग्रह की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार की थी: यह ऐसा आंदोलन है जो पूरी तरह सच्चाई पर कायम है और अहिंसा के उपायों के एवज में चलाया जा रहा है। अहिंसा सत्याग्रह दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि सत्य तक पहुंचने और उन पर टिके रहने का एकमात्र उपाय अहिंसा ही है। गांधी जी के लिए सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से था। गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह को कोई भी वो अपना सकता है। उनके विचारों में सत्याग्रह उस बरगद के वृक्ष के समान था जिसकी असंख्य शाखाएं होती थी। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह में अपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। धैर्य और सहानुभूति से विरोधी को उसकी गलती से मुक्त करना चाहिए, क्योंकि जो एक को
सत्य प्रतीत होता है वही दूसरे को गलत दिखाई दे सकता है। धैर्य का तात्पर्य कष्ट सहन से है, इसलिए इस सिद्धांत का अर्थ हो गया कि विरोधी को कष्ट अथवा पीड़ा देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट उठाकर सत्य का रक्षण करना। गांधी जी के सत्याग्रह के लिए 3 महत्वपूर्ण तत्व या हथियार रहे हैं। वे हैं पहला सत्य, अहिंसा और साधन शुद्धि। सत्य पहला, दूसरा अहिंसा और तीसरा साधन शुद्धि। गांधी जी हिंद स्वराज में लिखते हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध एक चमुआ खड़ग है, इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह उसका भी भला करता है जो इसका इस्तेमाल करता है, और उसका भी जिसके विरुद्ध इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बूंद भी रक्त बहाए बिना यह दुर्गामी परिणाम देता है। न इसे जंग लगती है और न इसे कोई चुरा सकता है। सत्याग्रह के संदर्भ में ही यंग इंडिया में गांधी जी लिखते हैं, मेरा निश्चित मत है कि निष्क्रिय प्रतिरोध कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला सकता है। यह एक उत्तम और बड़ा ही कारगर उपचार है। यह परम शुद्ध शस्त्र है। यह दुर्बल मनुष्य का शस्त्र नहीं, शारीरिक प्रतिरोध करने वालों की अपेक्षा निष्क्रिय प्रतिरोध करने वालों में कहीं ज्यादा साहस होना चाहिए। ऐसा साहस यीशु, डैनियल, क्रेमर, लेटिमर और रिडली में था, जिन्होंने चुपचाप पीड़ा और मृत्यु का वर्णन किया। ऐसा ही साहस टॉलस्टॉय में था, जिसने रूस के जारों की अवज्ञा करने का साहस किया, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वस्तुतः एक ही पूर्ण प्रतिरोधक करता और बुराई के विरुद्ध अस्थायी के विजय के लिए काफी है। गांधी जी सत्याग्रह के एक तकनीक अहिंसक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जो हमेशा चमत्कारी परिवर्तन के रूप में काम किया है। सत्य घटनाक्रम की सैद्धांतिकी की रोशनी में यदि गांधी जी के सभी सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि वे जब भी किसी मुद्दे को उठाते तो सतह पर स्थानीय लगता था, छोटी सी परेशानी का कारक लगता था, लेकिन वास्तविक रुख में वह राष्ट्रीय घटना बन जाता था। गांधी बोध को राष्ट्रीय बोध में रूपांतरित कर देता है। सत्याग्रह आंदोलन के जरिए गांधी जी सतह पर स्थानीय समस्या के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं, लेकिन असल में वे राष्ट्रीय स्वाधीनता और राजनीतिक स्वाधीनता का महाख्यान रचते नजर आते हैं। इसकी वानगी के तौर पर उनके कई सत्याग्रहों को देखा जा सकता है। इनमें बिहार का चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, खेरा का किसान सत्याग्रह जैसे कई गांधी जी के जीवन के प्रमुख सत्याग्रह, जिनमें कई बार तो उन्होंने महीने भर का उपवास भी करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, तीसरा का ख नेक्स्ट क्लास में, क्लास दूसरा में देखते हैं। तो थैंक यू।